आपको निखारने के लिए आती हैं। तकलीफें आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं, तकलीफें आपको ग्रोथ देने के लिए आती हैं। और हम तकलीफ से बिल्कुल बेपनाह नफरत करते हैं। और वही एक्चुअली जितने भी बड़े लोग आप अपनी लाइफ में देखते हैं, आप उनको रीड कीजिएगा, कितने भी बड़े आदमी को, उन्होंने अपनी जिंदगी में आपसे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा तकलीफों का सामना किया होगा। दैट्स वाई वो सारे लोग वहीं पे हैं जहां वो होने चाहिए। लेकिन हम कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, और सफलता बड़ी चीज है। नॉट मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है। और ये प्लान भी मेरी नज़र में कंफर्ट है। मुझे याद है कि हम लोग पहले सुरेखा मैम ने स्लोगन दिया था 100 PV, और मैं काफ़ी सारे लेगों में मना कर चुका था कि भैया ये डिस्ट्रॉय कर देगा। किसी एक आदमी के पास, हमारे पास वजह नहीं उसको कहने के लिए वो 100 PV क्यों करे, थी वजह? बस तू बढ़ा दिया 100 PV कर, तू 100 PV कर रहा है तो तू सीरियस। और मुझे लगता था कि शायद मुझे लग रहा है कि वो इनफ मोटिवेशन नहीं था कि तू बड़ा लीडर। लेकिन आज 30 PV की जगह धर्मेश सर ने जैसे बताया तो 60 PV करेगा, 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। वो 30 से 30 क्यों नहीं करेगा? अरे भैया क्या बोलते हैं उसको, मार के करेगा, है ना? है ना? कोई भी करेगा, मैं होऊंगा, आप होंगे, ये बाहर जो इस हॉल में नहीं है वो भी करेगा, क्योंकि सबको फायदा है, सबको फायदा है, किसी एक को फायदा नहीं है। तो ये विन विन सिचुएशन है। इसीलिए कल मुझे किसी ने पूछा था कि कार फंड के लिए अब मुझे प्लेटिनियम क्वालिफाइड करना पड़ेगा और ऑलवेज क्वालिफाइड करना पड़ेगा। मैंने उसको एक जवाब दिया था, आप ध्यान से सुनना, मेंटेन करना पड़ेगा, वो वर्ड यूज किया था, मेंटेन। अब मेंटेन शब्द एक्सपायर हो चुका है। आपका जो भी लेवल है वो जिंदगी भर नीचे आएगा ही नहीं। ये प्लान ऐसा है। तो मेंटेन की आप चिंता छोड़ दो, आप ऊपर माउंटेन की बात करो, चढ़ो, और वहां से आप वापिस नहीं आओगे, ये गारंटी मैं अपनी तरफ से आपको देता हूं। क्योंकि जब नीचे मोटिवेशन नहीं होता, इनिशियल स्टेज में पैसा नहीं आता, एक डायरेक्टर को पैसा नहीं आता, तो डेफिनेटली आपको मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक कोई भी इंसान 50,000 1 लाख के चेक पे नहीं पहुंचता, वो लेग या वो टीम आपकी स्टेबल नहीं है, राइट? अब बड़ा आसान है, हर लेवल पे लोग स्टेबल है, जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा मिलेगा। 4x4 का कंसेप्ट अपने दिमाग में डाल देना। अगर आपको लगता है, पहले तो आपको लगता है ना कि 60 PV कराना आसान है, आसान है, आसान है। जब मुझे आसान लग रहा है तो वो 4 लोगों को आसान लगेगा। मैं 300 PV चला जाऊंगा, और अगर मैं 4 लोगों को करा सकता हूं तो वो भी करा सकते हैं, तो मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा। और अगर मैं डायरेक्टर बन सकता हूं तो वो 4 बन सकते हैं, तो मैं प्लेटिनम बन जाऊंगा। बात खत्म हो गई स्टोरी यहीं से। और पहले प्लेटिनम अगर LPB लेग नहीं है, मतलब एक अच्छी हेल्थी लेग के साथ प्लेटिनम नहीं बनता बंदा, तो उसका चेक सम्माननीय नहीं होता था। आज मुझे लगता है 18,000 बोले हैं तो 20,000 तो आएगा ही आएगा, ये पक्का है। और 20,000 में हमारे देश में 70% लोग नौकरी करते हैं। तो ये अमाउंट बड़ी नहीं है लेकिन छोटी भी नहीं है ना? तो एनीवे, थैंक यू सो वेरी मच धर्मेश जी एंड फाल्गुनी मैम, दोनों आपने आपकी पूरी टीम को धन्यवाद मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। और बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बड़ौदा में मुझे बात करने का मौका मिलता है, बिकॉज मैं पूरे देश में जाके भाव भाव करता हूँ, और जब अपने होम ग्राउंड पे थोड़ा कम बोलता हूँ तो अच्छा नहीं लगता। और कंपनी की भी कंप्लेन है कि गुजरात खत्म हो गया। जब हम स्मैक मीटिंग में टॉप 100 में गए थे तो सबको पूछा गया कि पहले ही सब पूरे मोदी कैर को पहले आग लगाने वाला स्टेट कौन सा था। तो जवाब सारे आए, लेकिन कंपनी के CEO ने बताया कि सबसे पहला गुजरात था। मोदी कैर को 17-18 साल हो चुके थे, और पहली कोई एक टीम आई जिसने 5 करोड़ का बिजनेस एक महीने में दिया एक स्टेट के अंदर। 6 करोड़ पे भी हम थे, 7 पे हम थे, 8 करोड़ पे फिर बिहार आया, वो भी एक नई टीम थी। और आज हम वहीं के वहीं हैं। और कर्नाटका 35 करोड़ पे, जो 1 करोड़ पे था। और उनके एक बंदे में जो एनर्जी देखो ना, पता नहीं कौन से इंजेक्शन लगवा के आए थे।
मतलब अगर आप सोचो उनकी एनर्जी से अगर मैं इंस्पायर्ड हुआ हूँ तो वो एनर्जी कितनी रही होगी। अभी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। वो जब टीम आई थी, टॉप 100 लीडर्स के अंदर 30 कर्नाटक से थे और हम 4 गुजरात से थे। बस करोड़ के हिसाब से 1 करोड़ पे एक आदमी को बुलाते हैं। यही हुआ ना। और तो अब मैं चाहता हूं कि कंपनी अगर 3 साल के बाद सेम प्रोग्राम करे तो टॉप 100 के अंदर 90 हम लोग लेके जाएं। हमारी टीम से जाए, महाराष्ट्र चलेगा, राजस्थान चलेगा मुझे, और एमपी भी चलेगा, है ना। तो बाकी जो भी हमारी टीम है हम लोग मिल के करेंगे। और मुझे इवन जब हम गाला डिनर चल रहा था तो राहुल शंकर साहब जो हमारे कंपनी के सीईओ है, उन्होंने बोला यार तुम गुजरात में ही कम घूमते हो, बाकी पूरे स्टेट में घूमते हो। तो मैंने बोला ऐसा नहीं होता, जो डेट मांगते हैं उनके साथ में घूम लेता हूँ। तो मेरा कैलेंडर लोग डिसाइड करते हैं, मेरा कैलेंडर मैं डिसाइड नहीं करता। जहाँ लोगों की ज़रूरत हो आई एम ऑलवेज देयर, मैं हमेशा अवेलेबल रहता हूँ। तो अगेन थैंक यू सो वेरी मच। कितने लोग हैं जो मुझे पहली बार सुन रहे हैं? अच्छा, कितने लोग हैं जो मुझे सुन चुके हैं? अच्छा, ये ज़्यादा है, चलो थैंक यू। मैंने सोचा ये हाँ, वो क्या है, एक बार सुनता है वो दोबारा आता नहीं। हमारा फिक्स है, तो माल बदलता रहता है और मैं वही का वही हूँ। तो एनीवे मेरा नाम अल्पेश चज्जर है। मोदी कैट को मैंने 21 अगस्त 2013 को स्टार्ट किया था। 8.5 साल हो चुके हैं मुझे। 8.5 साल में मैं अपने अचीवमेंट्स इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल आपको यहाँ आना है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। मैं अभी भी इस सृष्टि को कोई बड़ी चीज़ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया हूँ। पैसे कमाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पैसे कोई भी कमा सकता है और किसी भी लाइन में कमा सकता है। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उसके लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? टाइम चाहिए आपके पास। और हमारा मैक्सिमम टाइम मरते दम तक वही चला जाता है सर्वाइव होने में, है ना। पहले खुद की पढ़ाई, फिर पढ़ाई के बाद नौकरी के बाद छोकरी के बाद छोकरी का बच्चा, बच्चे के बाद फिर बच्चे की पढ़ाई, है ना, फिर उनको बड़ा करना, फिर उनकी शादी करना, फिर उनको सेटल करना। और जब 60 साल आते हैं, अब मैं जिंदगी जीऊंगा, और खड़ा नहीं हो पा रहा है अभी। क्यों? बिकॉज जिंदगी चली गई। मतलब ये हो जाएगा तो मैं जीऊंगा, ये हो जाएगा तो मैं जीऊंगा, और सही में जब जीने का टाइम होता है तो पीछे मुड़ के देखता है साला में जिया ही कब था, ये तो खत्म हो गया, डेड एंड आ गया। और दैट्स वाई मनी ऐसा एक ऐसा मैटर है जिसको आपको बहुत जल्दी खत्म कर देना चाहिए। बाय ग्रेस ऑफ गॉड, परमपिता परमेश्वर, क्योंकि उनसे बड़ी कोई ताकत नहीं है। मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे पैदा किया, क्योंकि उनके बिना मेरा चमड़ा, जबड़ा, आवाज़, सोच कुछ भी नहीं होती। और इन सब की मेहरबानी से डेफिनेटली आज मैं उस लेवल पे हूँ कि मुझे पैसे के लिए घर से बाहर पाँव निकालने की आवश्यकता नहीं है। ये साल, मतलब हम जानते कि कोविड वाला साल था, इसका अगला साल भी कोविड वाला था। लास्ट ईयर मेरी फाइनेंशियल ईयर टोटल मैंने 12.5 करोड़ रुपए कमाए हैं ये 8.5 साल में, जिसमें 4 कोई बात नहीं, मुझे ये सब चलता है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मैं जो बोल रहा हूँ वहाँ नाम आपका लग जाए, बस इतना ही चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ। मेरा बैंक अकाउंट या मेरा TDS सर्टिफिकेट भी देखो तो आपको अपना नाम, मेरा डिलीट करके अपना नाम ही देखना है। और डेफिनेटली इंसान की सोच जहाँ होती है ना, वहीं वो पहुँच सकता है। और अगर किसी को ये बहुत बड़ी बात लग रही है तो आपके लिए बड़ी हो सकती है, और इसलिए इसको बड़ी मत समझिए, कोई भी कर सकता है। क्योंकि खैर आज PPT तो मुझे नहीं लगता ऑन हो पाएगी, अब 1 घंटा है तो फटाफट से निपटा देते। और मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी सोच जो है उसको पहले ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि आज मैं अगर आपको बोलता हूँ मेरी 15-20 लाख रुपए महीने की इनकम है करंट में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो कोविड का साल था, अभी जो गया ये वाला और उसके अगले वाला, मैं आपको बता दूं, जब लॉकडाउन था वो पूरा साल, उसमें मेरी इनकम थी 1.96 करोड़, यानी लगभग 2 करोड़ रुपये। और इस बार लगभग 2.25 करोड़ है साल की इनकम। एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम अगर मैं ले सकता हूं तो आप क्यों नहीं ले सकते? पहला सवाल तो ये है। और आप देख लीजिए, अगर सीइंग है तो आप नहीं ले सकते। पूछ नहीं है ना, मैं आपके जैसा इंसान हूं।
देखो ABCD मुझे आती है, ABCD आपको भी आती है। जो जो शब्द मैं बोल सकता हूं वो आप भी बोल सकते हो, लेकिन जरूरी ये है कि जो मैं सोच सकता हूं क्या वो आप सोच सकते हो? अगर वो आप सोच सकते हो तो फिर स्टार्ट हो जाएगा। यहां दुख की बात यह है कि 50% लोग तो ये मीटिंग के बाहर जाके भी पूछेंगे, खरेखर छे पार्टी में आज, मतलब पहले तो यही भरोसा नहीं है कि आ रहा है कि नहीं। देखो आपको भरोसा नहीं आ रहा है, आपके अपलाइन को बोलना मैं TDS भेज दूंगा, है ना। आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चेक करवा लीजिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आता है 26 AS। मैं इवन अपलोड करता रहता हूँ हर साल का फेसबुक अकाउंट पे, क्योंकि वाइट की इनकम है हम कर सकते हैं, और हमारा स्टेट ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग अपलोड कर सकते हैं, बाकी के नॉर्थ वाले नहीं कर सकते, है ना तो मैं कर लेता हूँ हर साल मेरी इनकम जो भी आती है। तो इनकम आती है नंबर 1। नंबर 2 मैं ले सकता हूँ कि नहीं, वो तो फिर आप डिसाइड कर सकते हो। दुनिया की कोई बुक्स, कोई ट्रेनर, कोई बड़ा भाई, कोई माता पिता, कोई मेंटर, कोई मोटिवेशन स्पीकर, कोई महात्मा आपको तब तक नहीं बदल सकता जब तक आप खुद बदलना ना चाहें। आपको तब तक अचीव नहीं करवा सकता जब तक आप खुद अचीव करना ना चाहें। और इसीलिए मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट है, अचीव करने की चाहत रखो। लाइफ तो वैसे भी जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि आप मोदी का नहीं करोगे तो मर जाओगे, सब जिंदा रहने वाले हैं। मैं ये भी नहीं कहता कि आपको खाना नहीं मिलेगा, सब मिलने वाला है। आपकी लाइफ यहाँ भी चलेगी, बाहर भी चलेगी, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। और वो ये है कि अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो इसको 3 से 5 साल 3 to 5 years दिल से दे दो। उसके बाद पैसे के लिए आपको नहीं, आपके आने वाली पीढ़ी को भी पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमें काम नहीं करना चाहिए, मैं आपको एक एश्योरेंस देता हूँ, मैं जिंदगी में मरते दम तक काम करता रहूँगा, लेकिन मेरे काम करने का मकसद पैसा नहीं होगा। क्योंकि पैसा इसलिए चाहिए कि अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, है ना। मेरे पास जगुआर है, 4 कारें मैंने मोदी घर से खरीदी। फॉरेन ट्रिप जो अभी आपने देखी, हम लंदन, मॉस्को, टर्की, मलेशिया, सिंगापुर, दुबई, बैंकॉक बताया, ये 6 साल में घूम के आए, क्योंकि 2 साल से तो बंद है सब कुछ, है ना। हमारा फंड भी पड़ा हुआ है, कंपनी ने फंड भी वापस किया, फिर भी पड़ा हुआ है 10 लाख रुपया कंपनी के पास, ट्रैवल फंड। और वो क्यों पड़ा है? क्योंकि हम घूमने नहीं जा पा रहे हैं। अब यूरोप क्रूज दे रहे हैं, जिसमें जर्मन, फ्रांस, 2-3 कंट्री, अभी 2-3 महीने के बाद हम लोग जाएंगे। और आप लोग भी आ सकते हो। ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं कर सकता हूं और आप नहीं कर सकते। हाँ, कुछ डिफरेंशिएट आपको लगेगा कि यार रानी जब टपर टपर बोलता हो तो आप छापी लीजिए। आप सही हो कि अगर टपर टपर बोलना आए तो हम छाप लेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए, मैं कोई ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर हूं टपर टपर बोलने का? कंपनी ने मुझे, भगवान ने रिक्रूट किया है कि ये एजेंसी इसी को मिलेगी? नहीं। आपको तब देखना चाहिए था 10 साल पहले, जब मैं डायरेक्ट सेलिंग में नहीं था। लोग ये समझते हैं कि मुझे फॉरेन ट्रिप मिली, कार मिली, पैसा मिला। एक्चुअली अगर सबसे बड़ी कोई एसेट्स मैंने कमाई, जो मैं आपके सामने बात कर रहा हूं कॉन्फिडेंस के साथ, ये सबसे बड़ी चीज है मेरी लाइफ की, जो मेरे अंदर नहीं थी। और आज अगर मैं यहाँ से 10 लोगों को भी खड़ा करूं, माइक दूं, तो डेफिनेटली उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा जो हमारे अंदर होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं कर सकते। हमें कार चलाना नहीं आती, ये तो सच है ना कि कई लोगों को नहीं आती होगी इस हॉल में। मोर देन 50% लोगों को कार चलाना नहीं आती। लेकिन क्या आप जिंदगी भर कार नहीं चला सकते? ऐसा थप्पा लगाना चाहते हो आपके ऊपर? नहीं। आप अगर सीखो तो चला सकते हो। तैरना नहीं आता, मोर देन 50% लोगों को तैरना नहीं आता होगा, लेकिन तैरना मैं जिंदगी भर नहीं सीख सकता, ये तो गलत है ना। मुझे स्पोकन इंग्लिश नहीं आता, ये सच हो सकता है, लेकिन मैं जिंदगी भर इंग्लिश बोलना नहीं सीख सकता, ऐसा हो सकता है? तो सेम अगर आपको पता है कि टपर टपर करने से, लोगों के पास उत्साहित होकर जाने से, हमारा प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देने से, लोगों को कॉल में अपॉइंटमेंट लेने से, उनको बैठ के अपना अपनत्व देके मोटिवेशन देके, अगर उनको जोड़ने से इतने पैसे आते हैं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए, नहीं सीखना चाहिए? देखो, आप अगर मैं अपनी लाइफ में 50,000 लाख रुपया कमा रहे हो और मैं आपको और 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं, तो डेफिनेटली आपको अपना लाइकिंग डिसलाइकिंग मोड देखना चाहिए। देखना चाहिए नहीं? देखना चाहिए। लेकिन
अगर आप लाख रुपए कमा रहे हो और मैं ईमानदारी के साथ 20-25 लाख महीना कमाने की बात करूं तो लाइकिंग डिसलाइकिंग मोड आता है। आज भी कॉर्पोरेट में लोग जॉब करते हैं जहां बॉस रोज गालियां देते हैं, वहां भी अप्लाई होती है। रात को 12-12 बजे कॉन्फ्रेंस कॉल चलते हैं, है ना। लोगों को 32 साल 35 साल के अंदर हार्ट अटैक आते हैं, उतना प्रेशर दिया जाता है कॉर्पोरेट में। क्या वो डिसलाइकिंग मोड नहीं है? फिर भी वहां करता है। एक आदमी आज शादी होती है और कल दुबई चला जाता है वाइफ को छोड़ के, क्या ये डिसलाइकिंग मोड नहीं है? यहां से बच्चे पढ़ लिख कर अमेरिका जाके वॉशरूम साफ करते हैं, क्या वो डिसलाइकिंग मोड नहीं है? एक आदमी को कैंसर होता है, केमोथेरेपी की ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, पैसे भी देने पड़ते हैं और बॉडी को पेन झेलना पड़ता है अपनी लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए, क्या वो डिसलाइकिंग मोड नहीं है? हमारा बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, हम सुबह उठा के उसको वैन में ठूसते हैं, क्या उसके लिए वो डिसलाइकिंग मोड नहीं है? जब इतने सारे डिसलाइकिंग मोड हम सहन कर लेते हैं तो 20-25 लाख कमाने के लिए लोग मना करते हैं, लोग काम नहीं करते, लोग मीटिंग में आते हैं, देखो एक सीट खाली नहीं है, कहाँ नहीं आते। मुझे कन्विंस करना नहीं आया, मेरी टीम नहीं आती है, दैट मीन्स मुझे अभी सीखना बाकी है। हमारे गुजराती में एक चीज बोलते हैं, अगर आपको पता होगा, धंधो करो है तो 1000 दिवस गादी तपावी पड़े, है ना। 1000 days बेटा अपनी गादी पे बैठना, दुकान मत छोड़ना अगर धंधा चलाना है तो, क्योंकि पहला 1 साल तो समझने में जाएगा, दूसरा 1 साल ग्रीप लेने में जाएगा और तीसरा साल तेरा बिजनेस कंस्ट्रक्ट होगा और चौथे साल से तो प्रॉफिट में आएगा। एक आदमी शॉप लेता है लाखों करोड़ों की, अंदर माल थोक बंद रखता है लाखों करोड़ों का, और उसकी तैयारी होती है 1000 दिन। हम मोदी केयर में कुछ भी तो इन्वेस्ट नहीं करते, और फिर हम लोग ऐसा क्यों नहीं करते? देखो आप सबको रिकॉर्ड तोड़ने हैं, और मैंने जयेश जी ने सुना ठीक से नहीं था, मैंने 10,000 लोग बोले थे जो 1 लाख कमाना चाहे। 1000 इस प्लान में, इजी प्लान में 1000 लोग कमा के क्या करेंगे? 50-100 तो अभी भी कमा रहे हैं, फाल्गुनी योगी टीम में कमा रहे होंगे 10-20 तो है लाख रुपया। तो 1000 तो इनका टारगेट होना चाहिए, 1000 नहीं 5000 होगा शायद, मुझे लगता है इनका टारगेट मेरे से बड़ा ही रहता है। टेंशन मत करो, आपकी अप्लाई में है ना। तो ये 1 लाख कमाने वाले लोग 10,000 मुझे चाहिए, और 1 महीना लखपति का मतलब ये मत समझना जो गांव में बोलते हैं खाता में लाख पड़े वाले लखपति, इट्स नॉट लाइक दैट। वो लखपति नहीं है, ये महीना जो 1 लाख कमाता है उस दैट काइंड ऑफ लखपति। तो आप समझिए ये एक ही लाइन है जहां आपकी डिग्री नहीं पूछी जाती है। मुझे हमेशा दुख होता है, मैं उसको छुपाना भी चाहता हूं कि मैं आपको न बताऊं, लेकिन न बताने में भी लॉस है। लोग समझेंगे यार आदमी बड़ा पावरफुल होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो हमारा 12वीं 12th में 4 ट्रायल्स हैं, तो 2-2 सब्जेक्ट करके मैंने 4 बार एग्जाम दी थी 12th में, और पापा ने बोला था कि बेटा सारे एग्जाम एक साथ दे तो मार्कशीट एक रहेगी। मैंने बोला पापा ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा, डूली हो जाऊंगा मैं किसी न किसी में। तो फिर जितना सब्जेक्ट एक एक करके मैं करता गया, 2 4 बार में मैंने 8 सब्जेक्ट क्लियर किए। आज मेरे पास मार्कशीट की फाइल है पूरी। और मैंने ITI किया, इंडस्ट्रियल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, जहां तालीमार्थी ट्रेनी टेक्नीशियन तैयार होते हैं। खैर ये कहानी है, और ऐसी कहानी है कि जहां एक इंसान अपनी सोच की वजह से क्या कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा बात करते हैं कि बड़ा सोचो, मैं बड़ा सोचता था। जब मैं ITI में गया, क्योंकि मैं 12th में इसलिए फेल हुआ, मेरा कोई दोष नहीं था, मुझे इंग्लिश मीडियम में रखा गया था अब तो KG नर्सरी से लेके 12th तक, तो थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम था, और टीचर भी गुजराती में बात करते थे, ना गाँव में तो वहीं से चौजो तो चौही आयो। और मुझे फिर इंग्लिश सीखना है। आप सोचिए मैं कैसे बोलूं, मेरे साथ तो इंग्लिश बोलने वाला ही नहीं है। टीचर भी क्लास में आते ही छोकरा हो, साचू कहूँ मानी जाओ, तो मुझे लगता था सारे इंग्लिश कहाँ है। अब एग्जाम मुझे इंग्लिश में देनी है, पढ़ाई इंग्लिश में करना है, क्योंकि बुक्स इंग्लिश में है। मैं कैसे मम्मा को बोला, 3rd 4th क्लास में था कि मम्मा मैंने गुजराती मीडियम में मूकी दो ने,
तो मेरी मम्मा कपड़े सुखा रही थी, हाय हाय ये ना बोला है। अब उनका सारा स्टेटस का सवाल था। मेरा बच्चा इंग्लिश मीडियम पे, मेरी बात लग गई। मैं तो IAS IPS बन जाता, मैं ठोक देता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्योंकि जब मैं ITI में आया, ITI गुजराती था और मैं गुजरात में सेकंड आया था। अपनी पूरी ITI में तो फर्स्ट था क्योंकि वहाँ गुजराती था। आप सोचिए छोटी छोटी गलतियां कितना बड़ा नुकसान भुगतती। लेकिन हाँ, अगर IAS IPS होता तो भी 2 करोड़ तो वाइट में नहीं आते साल के, ये भी पक्की बात है। तो जो होता है अच्छे दिल से होता है। और आपको भी तो एक एग्जांपल आया कि भैया आदमी कर सकता है। अगर मैं ग्रेजुएट हूं तो मुझे ज्यादा जोर से करना चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट वाला सोचता बहुत है, करता कम है ना। ऐसे कैसे वो नहीं आता। एक आदमी साइकिल लेके जा रहा था तो उस बीच में गोबर देख लिया उसने, तो उसको लगा यार ये क्या है, तो नीचे साइकिल पार्क की और गोबर की तरफ गोल गोल घूमता रहा। समझ में नहीं आया, फिर उंगली डाल दी, फिर भी समझ में नहीं आया, सूंघा, फिर भी समझ, ओ गोबर था, अच्छा हुआ पैर नहीं गिरा। अब उसमें भी वो स्मार्टनेस दिखा रहा है। अरे भाई देखो, होशियार बनना अच्छी बात है, लेकिन वो बैंक अकाउंट में दिखनी चाहिए। अगर आपकी होशियारी या मेरी होशियारी अगर बैंक अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है ना, तो फिजूल की, उसको डेढ़ शियाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेढ़ शियाना। तो हम लोगों को डेढ़ शियाना नहीं बनना है कि दुनिया भर की बुक्स मैंने अंदर कर ली लेकिन धंधा नहीं बढ़ रहा है साला। देखो ना, कंपनी ठीक नहीं कर रही है, वो ठीक नहीं कर रहा है, अपलाइन ठीक नहीं कर रहा है, ये टीम देखो ना ठीक नहीं कर रही है, सब कोई ठीक नहीं करता, वही ठीक है बस। हमारा क्या है भाई साहब, अपलाइन ठीक ना हो, डाउनलाइन ठीक ना हो, कंपनी ठीक ना हो, तभी हम तो छापते हैं। हमारा उल्टा है, क्योंकि हम सोचने का तरीका ही डिफरेंट है। जहां पूरी दुनिया को प्रॉब्लम दिखती है वहां हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ ही लेते हैं। जब किसी आदमी को मैं मिलता हूँ, इवन सुरेखा मैम को मैं मिलता हूँ, तो हम अपलाइन डाउनलाइन है, मैं उनके अंदर क्या खामियां नहीं निकाल सकता, लेकिन मुझे उनकी खूबियां ही दिखती है। उन्होंने मेरी लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया वो मुझे याद है, उन्होंने मुझे मेरे लिए क्या बुरा किया वो मुझे याद कभी नहीं रहता। टीम के अंदर भी अगर मुझे आप पूछिए रात को नींद में से उठा के कि भैया फाल्गुनी मैम में क्या अच्छी बात है, तेजल मैम में क्या अच्छी बात है, धर्मेश जी में क्या अच्छी बात है, यार केतन सर में क्या अच्छी बात है, आप मुझे किसी का भी पूछिए मुरली बिहार में क्या अच्छी, मैं तुरंत रात को नींद में से बोल दूंगा। लेकिन आप जैसे बुराई पूछोगे ना तो मुझे याद करना पड़ेगा, मुझे रिकॉलिंग करना पड़ेगा। तो हर इंसान, जैसे मेरे अंदर ही आप ये दोनों चीज देख सकते हो। अब वो नजरिया डिसाइड करता है कि हम क्या देखने की आदत पड़ी हुई। कुछ लोग होते हैं जो मक्खी की तरह होते हैं। मक्खी क्या होती है? मक्खी पूरे खूबसूरत बदन को छोड़ के या घुंघरू एंड जैसे है ना, तो हमें वो मक्खी की तरह नहीं बनना है। हमें पॉजिटिव एटीट्यूड वाला इंसान बनना है। हमारा नजरिया इतना सकारात्मक रखना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। अगर मुझे अपनी जिंदगी में मेरे बड़े सपने हैं, मुझे सफल बनना है, तो मैं कैसे लोगों के टच में रहूंगा? सफल लोगों के, कॉमन सेंस की बात है यार। हमारी प्रॉब्लम क्या है? मुझे सफल बनना है, लेकिन जो लोग मुझे सलाम ठोके उसके साथ रहूंगा, वो भले ही फेल हो। तो मेरी भीड़ कौन सी होगी? आपका सराउंडिंग किसके साथ आप रहते हो ना, यही आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। और जो लोग सफल होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता, उनको हमें चिपकना पड़ता है, उनका पीछा करना पड़ता है, उनको यूट्यूब से ढूंढ निकालना पड़ता है, उनको बुक्स में खोजना पड़ता है। सफल लोगों की जीवनी पढ़नी पड़ती है। अगर मैं धीरूभाई अंबानी की एक बुक पढ़ रहा हूं, 3 घंटे मैंने बुक पढ़ी, इसका मतलब यह हुआ कि मैं धीरूभाई अंबानी के साथ था 3 घंटे। लेकिन हमें यह अच्छा नहीं लगता। हमें क्या अच्छा लगता है? तंसुल आ गया चाल से, मैंने नहीं लागતું આ લોકોને ફાયદો વધારે નહીં કર્યો। એટલે કોઈ બી લોકો હોય તારે ત્યાંથી જ નીકળવાનું છે। अगर मुझे बॉम्बे जाना है और मैं बोलूं भरूच वाले को फायदा करवाया, अंकलेश्वर वालों को फायदा करवाया, तो मेरा रास्ता तो वही है बॉम्बे जाने का। मुझे भी एक दिन भरूच जाना ही जाना है, अंकलेश्वर जाना ही है। लेकिन वो इंसान जो कभी सोचता ही नहीं है मुझे वहां पहुंचना है, उसके बारे में नहीं सोचता। डेफिनेटली मेरा चेक जो है
हर फाइनेंशियल ईयर बढ़ा है, मतलब 16-17 में था या 15-16 में था 75 लाख रुपए, 16-17 में था 1.44 करोड़, 17-18 1.46 करोड़, 18-19 1.65 करोड़, 19-20 1.94 करोड़, एक साल आगे पीछे हो जाएगा, और अभी जो है वो 2 करोड़ क्रॉस कर गया है। अब यहाँ लफड़ा था इस साल लफड़ा था, थोड़ा धंधा नीचे आ गया। अभी लोग देखो, काम करना एक आदत होती है और काम नहीं करना भी आदत। हमें लगता है कि कोविड ने पायमाल कर दिया सबको। जो लोग चले गए ना वो बेचारे छूट गए, कभी ना कभी जाना था, तो वो भगवान उनको शांति दे। लेकिन जो यहाँ रह गए ना, वो जिंदा होते हुए भी मरे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है क्योंकि उन्होंने कुछ महीने घर पे बैठ के खाना खाया, उन्होंने घर पे टीवी देखा, उन्होंने आराम से जिंदगी गुजारी 1 साल। अब काम करना पड़ रहा है तो बॉडी का एक भी पुर्जा सपोर्ट नहीं करता। अब ये लोग नए नए डायलॉग ढूंढ के लाए हैं। कोरोना में एक बात सीख्या, શું ઓછા પૈસે ઘર કેમનું ચાલે। अब ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? एक दमन गंगा की बस भरनी चाहिए कि नहीं? आया ना? बड़ा अजीब सा लगता है कि लोग कितनी छोटी सोच के साथ जी रहे हैं। हम किसी के घर पे कॉल पे जाते हैं तो पूरा अंधेरा, सोफा में पग हो गया आपको, अल्लाह भाई आधी जबूड़ी गुलाबी कलर नहीं सड़ गई भाई, मोटा भी जरा लाइट करो ने, हैं मेन लाइट करो, आज मेन जे पंखा ऑन रह गया तो वाइफ को जो ब्रिगेडियर टास्क लेता है ना, समझ में नहीं आता, एसी ऑन कर दिया तूने ऑफ नहीं किया, ये बिगाड़ रहा है, वो बिगाड़ रही है, बचाओ 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 बचाओ। अरे भाई साहब, बचाओ बचाओ के दुनिया में आज तक कोई करोड़पति नहीं बना, कमा कमा के पूरी दुनिया करोड़पति बन गई। तो बचाने के बारे में कम सोचो, कमाने के बारे में ज्यादा सोचो। छूट जाता है, मुझे याद भी नहीं रहता। अभी कल्पेश मिला, मैंने कल्पेश को बोला मेरा प्रोडक्ट खा गया ना, कल्पेश ने एक बार गलती से मेरे पे बिल लगा दिया था, आज से 1-2 साल पहले। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तेरे से बिल लग गया है ना, मैं पेमेंट ट्रांसफर कर देता हूँ, कर दिया। वो प्रोडक्ट 2 साल से मैं लेना भूल गया, उसने कॉल भी किया होगा, लेकिन वो प्रॉफिट लॉस में मैं चक्कर में गिरता ही नहीं हूँ। मुझे तो प्रोडक्ट नहीं है, कल्पेश का बच्चा नहाएगा ना उस साबुन से तो भी चलेगा, क्योंकि हम ऐसे लफड़े में पड़ते ही नहीं है। हम ऐसे किसी लफड़े में नहीं पड़ते, क्योंकि बचाना, ये चला गया वो चला गया, साला वो पेटीएम में 5 रुपये वापिस लेने के लिए आधा घंटा कुश्ती करेगा। ओ भाई साहब जाने दे 5 रुपये यार, 5 मिनट में कुछ और काम कर ले जिससे आप पैसा आएगा, है ना। हम ग्रोथ के ऊपर कॉन्क्रीट प्रोग्रेसिव वर्क नहीं करते, हम जो जा रहा है छूट रहा है उसके पीछे भागते रहते हैं। जब मैं कितने लोगों को मेरी कहानी के बारे में पता है पूरा, तो मैं दोबारा टाइम वेस्ट ना करूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप तो यार जैसे मैं मुजरा कर रहा हूँ वैसे रिपीट कर रहे हो। नए लोगों के देखो, मैं एक छोटा वर्सोला नडिया के बाजू में गांव से, वर्सोला छोटे से गांव में पैदा हुआ था, और पैदा होते ही पता चल गया कि धीरूभाई अंबानी का घर नहीं छोटा है। जो लोग नसीब की बात करते हैं, मैं उनसे ये बात कर रहा हूँ कि अगर नसीब होता ना तो मैं वहाँ पैदा होता, यहाँ नहीं होता। 20 साल तक पैरों में ठीक से जूते नहीं पहने, फीस हमेशा हमारी नहीं भरी जाती थी, क्लास से बाहर खड़ा कर दिया जाता था, बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया जाता था, मम्मी पापा को बुलाते थे, वो भी शर्म के मारे आते नहीं थे स्कूल में। लंच बॉक्स याद नहीं क्या जाता था लंच में या क्या नहीं जाता था। पैसे खर्च करने की बात, कोई भी स्कूल का बच्चा कभी ना कभी तो पानी पूरी, बाहर बेल, ठंडी ककड़ी मिलती है, सब खाया होगा। मैंने अपने 12 अप टू 12 कभी भी 1 रुपया खर्च नहीं किया, क्योंकि घर से मिला ही नहीं। हम वर्सोला से गोठा रेलवे स्टेशन चल के आते थे, वैसे वर्सोला से नडिया की बस थी, उसका पास था 17 रुपीज़, 17 रुपया, और रेलवे का पास था 5 रुपया, और इसलिए हम 3-4 किलोमीटर चल के स्टेशन जाते थे और चल के वापस आते थे, और रेलवे में गोठा से नडिया जाते थे। तर प्यास लगती थी, दोपहर की स्कूल थी, तो वाटर बैग नहीं हुआ करते थे हमारे इंग्लिश मीडियम में, सबके पास इंपॉर्टेंट वाटर बैग हुआ करते थे उस ज़माने में। सब रशियन पेपर चढ़ाते थे, हमारे तो न्यूज़पेपर भी नहीं होते थे।
है ना। और प्यास लगती थी तो જે પેલું ખેતરનું ડાળિયું જતું હોય ને એમાં ઉધા પડીને પી લેવાનું. કોઈક વાર લેફ્ટ રાइट જોઈએ तो आंध्रा भी पीता હોય अपनी जोड़े. ये सीन ये मैं सही में बोल रहा हूँ, ये लाइफ में जिया हूँ. आप बात को समझिए. जब गेस्ट आते थे घर में तो चाय बनाने के लिए पैसे नहीं होते थे. मम्मा इशारा करती थी, मैं जाता था इंदा मासी, मधु मासी, ये 2 मासी फिक्स थी. 2-5 रुपया उधार लिया, चाय दूध खरीदा, तब गेस्ट के लिए चाय बनती थी. ऐसे करते करते हमारी लाइफ जो है पता ही नहीं चला कि हम कब बड़े हो गए. और आज भी आप देखना, जब उत्तरायण होती है तो मैं हमेशा मीटिंग में रहता हूँ, क्योंकि उत्तरायण गुजरात मनाता है, बाहर के स्टेट नहीं मनाते. तो मैं छत्तीसगढ़, MP, महाराष्ट्र कहीं भी मीटिंग ले लेता हूँ जब उत्तरायण मकर संक्रांति होती है. अब आपको पता है कि कितना क्रेजी लोग होते हैं उत्तरायण के अंदर. मैं बिल्कुल क्रेजी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक भी पतंग चगाई नहीं, तो फिर अब शौक ही नहीं रहा, पटाखे फोड़ने का शौक नहीं रहा, क्योंकि कभी फोड़े ही नहीं जब टाइम था. और मुझे अब लग रहा है कि अच्छा है, पंछियों की जान बचती है, पटाखों से भी बहुत सारे जीव बचते हैं. तो सारे हमारे जो त्यौहार है वो भी आतंकवादी जैसे है, वो भी कम नहीं है. तो कहीं ना कहीं चलो, मुझे शौक नहीं है. मुझे शौक है जब हमारी वजह से किसी के फेस पे स्माइल आती है ना, ये मेरे लिए दिवाली आज भी. और मैं बहुत भला करना चाहता हूँ इस सृष्टि का. मतलब मेरी कोई औकात ताकत नहीं है, लेकिन मैं प्रयत्न जरूर करूंगा लोगों का भला करने का. नॉट इन टर्म्स ऑफ मोदी केयर. मोदी केयर तो एक जरिया है पैसे कमाने का, लेकिन कल्चर बिल्ड करना, दिशा देना, एक आदमी को उसकी स्ट्रेंथ रियलाइज कराना, एक आदमी को उसके खुद के बारे में इंट्रोड्यूस. क्योंकि प्रोडक्ट के ऊपर आप पढ़ लोगे कि जिंसिंग में क्या है, प्रोटीन में कितनी कैलोरी है, कितना ये डाला हुआ है, कितना प्रोटीन डाला हुआ है, कितने मल्टी विटामिन डाले हुए हैं, आप डब्बे के ऊपर पढ़ लोगे. कभी आपके अपने ऊपर आपने लेबल पढ़ने का ट्राई किया? नहीं. और मैं चाहता हूं कि आपके ऊपर वो लेबल लगाओ कि आप पढ़ पाओ, और आप एक ही चीज पढ़ पाओ कि आप कुछ भी कर सकते हो. आप कुछ भी कर सकते हो. बोलना नहीं आता तो चल जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो एनीवे, फिर हम आगे बढ़े. पढ़ाई में मैं फेल हुआ, ITI किया, 1 साल जॉब की, मैंने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया. कैसे हुआ ये? 1 साल जॉब की, 3 साल का एक्सपीरियंस लिया. जब लोग 10 से 6 मुश्किल से काम नहीं करते थे, मैं सुबह 8 से रात को 12 बजे तक कंपनी में काम करता था. और फोकस्ड, ना कोई दोस्ती, ना कोई बातें, फोकस्ड, कंटिन्यूस वर्क करना. जब बॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपनी के अंदर कोई दुश्मन पैदा हो जाते थे तो मैं हैंडल करता था अपनी कंपनी समझ के. लोग मुझे बोलते थे तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है. मैंने बोला नहीं यार, मैं नमक खाता हूँ और डेफिनेटली मैं अपना समझ के ही काम करूँगा. और ये मुझे बहुत काम में आया. कहते हैं ना, अमेरिका में 2 दोस्त थे, और एक यहाँ भी आपको ये चीज़ काम में आएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी. और यहाँ अपलाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगी. अपलाइन क्या है भैया? अपलाइन आपको बिजनेस सिखाने के लिए है. अपलाइन किसी की नौकर नहीं है, और ना ही डाउनलाइन किसी की नौकर. हम भी आपके बॉस नहीं है, हम आपके, वी आर बिजनेस पार्टनर. अपलाइन को आपने काम दिया और अपलाइन को करना पड़ेगा, तो फिर तू गया राजा. ऐसा नहीं होता. प्लीज अंडरस्टैंड. अपलाइन की डेफिनेशन, ये दिमाग में जो कचरा भरा है जब तक नहीं निकलेगा ना, तब तक हम नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम सफल नहीं होंगे. तो ये हमें समझना बहुत आवश्यक है. हम आगे बढ़ते हैं. फिर मैंने वो 2 दोस्त थे अमेरिका के अंदर, रेलवे में जॉब करते थे. एक ने जॉब छोड़ दी और अपना बिजनेस स्टार्ट किया. वो अमेरिका का टॉप 10 रिचेस्ट आदमियों में उसका नाम शुमार हुआ. और ये जब रिटायर्ड हो गया दूसरा दोस्त, तो उसके पास नौकरी मांगने गया. उसके पास इनफ पैसे नहीं थे सर्वाइव करने के लिए, और उसने तुरंत उसको अंदर ले लिया अपने चैम्बर में कि मेरा दोस्त आया है. चाय पी, कॉफ़ी पी, और फिर उसने बोला, जो गरीब था उसने, कि क्या नसीब है. नहीं, हम दोनों एक साथ नौकरी कर रहे थे, दोनों नौकर थे. मैं आज भी नौकर हूं क्योंकि तेरे पास नौकरी मांगने आया हूं, और तू आज मालिक है. उसने बोला, मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूँगा, हम दोनों नौकरी कर रहे थे, सही है, लेकिन हम दोनों तब नौकर थे, ये बात गलत है. मैं तब भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूँ. उससे पूछा, क्या किस बेस पे बात कर रहे हो? तो बोले, याद है हमारे क्वार्टर्स 3 किलोमीटर दूर थे रेलवे ऑफिस से. हम लोग रात को चल के जाते थे रोज, और एक दिन ऑफिस का फैन ऑन रह गया था, पंखा, और मैंने तुझे बोला कि यार फैन ऑन रह गया. तूने मुझे क्या बताया था? बोले, हाँ मैंने बताया था कि क्या फर्क पड़ता है, मॉर्निंग में बंद कर देंगे, अभी कौन 2 किलोमीटर वापस जाएगा बंद करने के लिए.
बोले फिर क्या हुआ था? बोले फिर मैं क्वार्टर की तरफ सोने के लिए चला गया और तू वापस फैन ऑफ करने चला गया था। तो बोला इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, मैं तब भी मालिक था, मैं आज भी मालिक हूँ। और इसीलिए अगर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज मैं मानता हूँ आप सभी लोगों को, तेजल मैम या फाल्गुनी मैम, इन लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है, ये इन्होंने ओनरशिप ली है। मेरी बहुत कम टीमें ऐसी है जहाँ मेरा कंट्रीब्यूशन ना गया हो, तो ये उनमें से एक टीम है जो अपने आप खड़े हुए, अपने आप ग्रो हुए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये लोग भी तो निखर गए क्योंकि उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई। दैट्स वाई आपको पर्सनालिटी डिफरेंट लग रही है। अगर आप भी चाहते हो कि आप डिफरेंट हो तो आप, अच्छा जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो ऐसा भी नहीं बोलना है, ऐसा नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब ये मेरा काम है, मेरा धंधा है, मैं करूंगा। इसमें नफरत या प्यार वाली बात ही नहीं आती है ना। ये इनोसेंट चीज है कि मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, इसका मतलब मैं सुरेखा मैम को एहसास नहीं दिलाऊंगा कि मैंने आपका कभी सपोर्ट किया, ऐसा नहीं बोलूंगा। उन्होंने जितना भी दिया, और बहुत सारी मेरी टीम में महिलाएं इंस्पायर्ड हुए सुरेखा मैम से, मैं खुद जानता हूँ। आज बड़े बड़े लीडरों के अंदर जेंट्स को हम साइड पे रखते हैं, लेकिन अगर महिला की बात है तो 80% सुरेखा मैम ने प्रभावित किया है, ये मैं मानता हूँ। तो मैं उनका वो गुण कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि लोग अगर सीरियस नहीं होते टीम कैसे बनती। तो सीरियस होना पहला पायदान होता है। तो मैंने सेम 3 साल काम किया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई, 1 साल काम किया, एक्सपीरियंस दिया, किसी ने पैसे उधार दिए मुझे 75,000। हमारा झोपड़ा था, चारों दीवार मिट्टी की थी, टेढ़ी बारिश आती थी ना तो दीवार गिर जाती थी, कीड़े मकोड़े बाहर आ जाते थे बारिश के अंदर, क्योंकि मिट्टी तो आपको पता ही है बारिश के पानी वैसे 2000 साल तक रहती है, लेकिन अगर उसके अंदर पानी आ गया तो हो गई मिट्टी। तो ऐसे घर में हम लोग रहते थे, और वहाँ से मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। एक किराए पे दुकान ली नडियाद में, और फिर मैंने बड़ौदा में किराए पे दुकान ली। मैंने नडियाद की ऑफिस खरीदी, यहाँ 3 ऑफिस खरीदे, कार खरीदी, घर खरीदा, शादी कर ली, सब कुछ मतलब बलबूते पे किया। ऐसे पापा ने संस्कार दिए, चमच नहीं दिया लेकिन संस्कार दिए, और उसी संस्कार की वजह से आज भी मैं सर्वाइव कर रहा हूँ। लाइफ में कितने चढ़ाव उतार आए, मैंने कभी अपने एथिक्स को नहीं खोया, ईमानदारी को नहीं खोया। जब मेरा 1.5 करोड़ का कर्जा हुआ, क्योंकि अब हम आगे जाते हैं, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, मेरे पास सब कुछ था, घर, गाड़ी, ऑफिस, और मैं जब 25, 26, 27 साल की मेरी एज थी, मैं आई अर्न 2 लाख पर मंथ, 2 लाख रुपया, मतलब 20 से 25 लाख का मेरा रिटर्न फाइल होता था इनकम टैक्स का। तो आप सोचिए, तब उतने में फ्लैट मिला करते थे, हर महीना एक फ्लैट खरीद सकता हूँ, जितनी आज की इनकम है उतनी इनकम तब थी, आप ये ऐसा समझ सकते हो। लेकिन बच्चा था मैं, कभी किसी ने खानदान में बिजनेस किया नहीं था, पैसे बचाने चाहिए ये समझ में नहीं आया और नहीं बचा पाए। हाँ, एसेट्स बना ली कुछ, और फिर मेरा बिजनेस क्या था, पीसीओ मशीन, पेफोन्स बेचना, एसटीडी मशीन और कॉइन बॉक्स, ये हम लोग बेचते थे। और उसका मोबाइल आ गए, धीरू भाई ने बोला सबके हाथ में मोबाइल दे दो, और जब मोबाइल सस्ते हो गए लोगों ने पीसीओ पे जाना बंद कर दिया। मेरा 7-8 करोड़ का बिजनेस 30-40 लाख रुपए पे आ गया विद इन ईयर, 1 साल में। अब 20-25 आदमी मेरे वहाँ काम करते थे, मेरे को टेंस था कि अब क्या होगा। आपके इर्द गिर्द में कौन रहते हैं वो ज़्यादा रोल निभाते हैं, और मेरे इर्द गिर्द में जितने भी लोग थे वो मंदी है, अब क्या करेंगे, अब हम मर गए। तो मैं खुद नेगेटिव हो गया उनके बीच में बैठ के, मैं डरने लगा। और जब मैंने 1-2 नए बिजनेस स्टार्ट किए, सिक्योरिटी कैमरा बेचना और वेइंग स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स बेचना, तो मैं उसमें सफल नहीं हो पाया। ये मेरी लाइफ में पहली बार था कि किसी बिजनेस को मैंने हाथ में लिया और मैं उसको चला नहीं पाया। उसका एक ही रीजन ये था कि काम करना एक आदत होती है, काम नहीं करना भी एक आदत होती है। पहले 5 साल मेरी लाइफ में मैंने बहुत काम किया, लेकिन पिछले जो 5-7 साल थे उसमें मैंने बॉस बन के डोरबेल बजा के पानी का ग्लास मंगवाया और मेरी काम करने की आदत चली गई। मैं कंप्यूटर पे गेम खेलता था। जब आप अच्छी आदतें नहीं लगाते, बुरी आदतें अपने आप लग जाती है, लगानी नहीं पड़ती। जब आप अपने खेत में अच्छी फसल नहीं लगाते तो घास फूस अपने आप उग जाता है ना। लाइफ के अंदर भी सेम है। और अच्छी आदतों को जब आप इंसर्ट करते हो ना, घुसाते हो ना, तो इट्स अ पेनफुल जॉब। ये बड़ी तकलीफदायक होती है, लेकिन वो आपका माहौल करवा देगा। अगर मुझे बॉडी में फिट रहना है तो मुझे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा जो बड़े कॉन्शियस है वो अपने हेल्थ को लेके, है ना। और मुझे पैसा बनाना है तो मुझे ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना पड़ेगा जो ऑलरेडी पैसे बना रहे हैं। उनके मुंह से ऐसी बातें निकलेगी, प्रोडक्टिव बातें निकलेगी, लेकिन ये याद रखना, जो बॉडी बनाता है उससे पैसे बनाना मत सीखना। क्या पता
वो सिर्फ बॉडी बनाता हूँ। तो ऐसा भी होता है लाइफ के अंदर। तो जिस चीज के लिए हमें सफल बनना है, हमें इर्द गिर्द ऐसे लोगों को अपने साथ में रखना है। जनरली इवन नेटवर्क मार्केटिंग में भी हम क्रॉस लाइन में भी जाके ये पूछते हैं તમારે કેવું ચાલે છે, આવ બોન હરખા આપણે બે હરખા। હરખા मतलब खुश था, वी आर सिमिलर, આપણે બે હરખા। મને બધું આવડે, તમે લોકો સમજો શું લેવાના। तो खैर, और फिर कर्जे से उतारने का कोई चांसेस नहीं था। मैं स्टॉक मार्केट में गया, शेयर बाजार में मेरे पास 25-30 लाख कैपिटल थी। वो तो फटाफट से, मैं आक्रामक हूँ, हर चीज़ में आक्रामक हूँ। तो इंट्राडे खेलने लगा, कॉल पोर्ट निफ्टी, और बर्बाद हो गया। मैं लोन लेता रहा, मेरी बैलेंस शीट तगड़ी थी, मुझे लोन मिलते रहे, अनसिक्योर्ड लोन्स भी मिलते रहे। 44 लाख की बैंक की सीसी थी मेरी मॉर्गेज प्रॉपर्टी के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक। वो पैसे भी मैंने खर्च कर दिए। फिर लोन लेता रहा जब तक चेक बाउंस होना स्टार्ट नहीं हुए, मुझे लोन मिलता रहा। वो चेक बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं, अगर अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि चेक बाउंस हो रहे हैं तो पेमेंट नहीं करते, कि पार्टी प्रॉब्लम आ जाए। मुझे लोन मिलना बंद हुआ। मैंने टोटल कर्जा गिना 1,36,25,000 बैंक का, दोस्तों का अलग से, और 14 बैंकों ने नोटिस भेजी, समन्स भेजा, वारंट भेजा, नॉन अवेलेबल वारंट भेजा। ये तब की बात है कि मुझे नहीं लगता कि मेरी जो परिस्थिति थी, क्योंकि ना कोई फैमिली बैकग्राउंड है, ना कोई इतनी एसेट्स है, ना प्रॉपर्टी है, मैं कहाँ से पैसे लौटाऊंगा मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन तकलीफ आपको निखारने आती है, और मेरी ज़िंदगी में अगर ये चीज़ नहीं होती तो मैं आज आपके सामने खड़ा भी नहीं होता। मैं कभी बड़ा सोचता भी नहीं, मैं अपनी उसी दुनिया में बेस्ट रहता कि यार चल रहा है ना, क्या फ़र्क पड़ता है, 2 लाख आ रहे हैं, लाख आ रहे हैं ना। और मुझे नहीं पता था कि हमारा इनर पोटेंशियल क्या होता है, हमारी अंदरूनी शक्ति क्या होती है। ये तो मैं आपको बता दूं, 99.99% लोग ये यूज किए बिना नहीं, जाने बिना मर जाते हैं। जाने बिना मर जाते हैं कि उनकी एक्चुअल क्षमता क्या है। यूज तो बहुत दूर की बात है भाई, जाने बिना मर जाते हैं। और ये कैसे एसेट से पता है, एक आदमी मर रहा हो, उसको पता चले कि भाई तुमने तो 100 करोड़ નું ખેતર છે તમારું, હમણાં નામ નીકળ્યું, फिर बोले उसके अंदर ऑयल का कुआं है। मतलब वो 100 करोड़ की जो जमीन है उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन आ रही है 1 लाख करोड़, क्योंकि उसके अंदर तेल का कुआं है, क्योंकि आखिरी दिन है। एक्चुअली इससे भी बड़ी चीज वो है जो आप अपने अंदर लेके बढ़ते हो, आपकी क्षमता। आपको किसी ने नहीं बताया होगा। हम अभी बच्चे भी जब स्कूल को काउंसलिंग करने के लिए जाते हैं ना, अभी बायजूस वाले, एक्स्ट्रा मार्क्स वाले, आकाश वाले, LN वाले घर घर निकल जाते हैं, वो यही सिखाएंगे तुम्हारा छोकरा ने सरस नौकरी मिल से, मतलब भाई नौकर नहीं बना हमारे, यही डाला जाता है, इम्पोज किया जाता है, यही करो, तेरा बेटा एंटरप्रेन्योर बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, अमीर बनेगा। ऐसी कोई स्कूल बनी ही नहीं है, ये बस ये 2 घंटे की स्कूल है, वही है, यही सिखाया जाता है। तो उस परिस्थिति में मेरी लाइफ में डायरेक्ट सेलिंग आया, और डायरेक्ट सेलिंग से मुझे सख्त नफरत थी। और मुझे कोई अगर गोला वालों कोई आवे ने तो बेवड़ो समझવાનો, पेन અને डायरी काढ़े અને જેવો गोड़ो दौड़े એટલે હું કહું કે भाई बाहर निकल। मैं सही में बोलता हूँ। मैं अपनी चैम्बर में ऐसे, एक दोस्त था मेरा जो 6-7 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा था, मेरा क्लोज फ्रेंड था, सुख दुख में हम साथ में थे। सब दोस्तों ने बोला तू इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर कर दे। मैंने अंदर से सोचा पैसे मुझे लौटाने। एक आदमी ने हंस के बोला कहाँ से लौटाएगा, मर जाएगा तो भी नहीं लौटा सकता। मैंने बोला नहीं, अगर इंटेंस है ना तो ऊपर वाला साथ देगा। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ ठान के रखी कि बैंक के पैसे मुझे लौटाने, किसी भी हाल में मैं रहूँगा। ऐसा आज तक नहीं हुआ मैंने किसी का फ़ोन ना उठाया, सारे फ़ोन मैंने रिस्पॉन्ड किए थे, सारे पैसे है या नहीं है, जो कंडीशन है वही बताता था। लेकिन मैं कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मुझे नहीं पता क्या कर। लोगों ने बोला अमेरिका चला जा 2 नंबर में। अमेरिका जाने के बाद मेरा बच्चा तब 2 साल का था, मुझे समझ में नहीं आया कि उसको छोड़ के जाऊँगा। रिकवरी वाले कैसे होते पता है ना आपको, बड़े खतरनाक होते हैं। कुछ बैंकों के तो एल्बम लेके आते हैं, जो आमना गई थी टीवी उठाई, आमना गई थी फ्रीज उठाई। तो मुझे लगता है मेरा ये सब गया, क्योंकि वो ऑर्डर लेके आते हैं कोर्ट से रिकवरी के,
तो मुझे लगा मेरी यही हालत होने वाली है। सब मतलब इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। पुलिस ने रिमांड लोके छोड़ दिया हो ना आदमी को, और फिर शॉपिंग पे कैसे बैठेगा। ऐसे में बैठता था, कोई गेस्ट घर में आए तो लोग कैसे हंसते, ओ आओ, मैं हंसता था, ऐसे हंसता था। क्यों? अंदर सब डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। ये दोस्त मुझे बॉम्बे लेके गया, एक 62 साल का आदमी, 62 ईयर्स ओल्ड। एक होटल हमने रखी, उसने बोला चल घूम के आते हैं, फ्रेश हो जाएंगे, 2 दिन बॉम्बे लेके जाता हूँ तुझे, ये सब लफड़े से अभी बाहर आ जा। मैंने बोला अच्छा चलते। होटल में वो अंकल आए, BMW और ऑडी कार, 2 कार आई। मैंने बोला मनिया तारा आओ भाईबन, तो कहना भाईबन नहीं, मैं भी कहूँ बिजनेस पार्टनर है, तू आ रहा गैरेज वालों, अब मुंबई में तारा आवा भाईबन, आवा पार्टनर, तो कहा हाँ हमारा बिजनेस में आवा पार्टनर भाई। वो मुझे लालच दे के ले गया था, वो तुझे शायद पैसा दे दे, बहुत अमीर है, तो इसलिए मैं खा रहा हूँ उसके साथ, उधार देवा गया तो। अब वो एक चाचा जो बैठे हैं, वो पान की पिचकारी थूक रहे हैं डस्टबिन में। मेरे को मनिया आ डोहान कहीं थूके नहीं, बोले होटल लो भरू है जाके उसके, मेरे को आता थूकवा दे। फिर मैं अपना टीवी देखने लगा, और वो अंकल थे, उन्होंने बोला कि मेरी एक फाइनेंशियल ईयर की इनकम करीबन 2 करोड़ है। और तुमने जो मारी मैंने जो हालत थी ने मारी थी हाथे पार्टी साचो बोलती है सर। तो मैं मनीषा कीधु जो आप जुठ्ठू बोलता हશે ને તો એથી ગાળા પીને કાઢીશ। મને લાગતું नहीं क्या कमाता होगा हाल हवाल पर। तो वैसे सोना मोना पहना हुआ था उन लोगों ने, मैं सोना नहीं पहनता, देखो कहीं एक अंगूठी नहीं, एक चेन नहीं, कुछ नहीं, मैं ही मेरा कहना हूँ। वो क्या है ना, आई लव माई सेल्फ। तो मैं डायमंड, रूबी, प्लेटिनम इन सब का पीता हूँ, ऐसा समझता हूँ। और मैं इसलिए आपको ये दिखा पा रहा हूँ कि आपके अंदर क्या है, क्योंकि मैं देख चुका हूँ कि मेरे अंदर क्या है। जब मैं आपकी जगह पे था तो मैं देख नहीं पा रहा था। जब मैं आपकी तरफ पहली बार आया था, कोई यहाँ पे टपर 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 बोल रहा था 1.5 करोड़ देव હતું, तो विचार શું આવ્યો ખબર છે? अरे बोले से जोरदार आવું बनવું पड़े। तो सोच क्या थी? कर्जे की सोच हट गई, यार मुझे भी ऐसा बनना है। आप जो सोचते हो ना, अब यहाँ 2 प्रकार के लोग होते हैं। कुछ लोगों ने सोचा होगा यार ऐसा बनना है, और कुछ लोगों ने क्या सोचा होगा, अहो अपन ना आवड़े हो गई पार्टी तू कल्याण दारू। फिर मैंने उनके इनकम के प्रूफ चेक किए, मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्रॉस वेरीफाई करवाए, और वो इनकम सही निकली। और फिर मैं जिंदगी में पहली बार डायरेक्ट सेलिंग में कन्विंस हुआ, लेकिन फिर भी कन्विंस नहीं था। मैंने बोला आमा कोई टोपियो फेरवानी स्कीम तो नहीं ना, कि भाई 10,000 आओ, 20,000 आवशे, 20,000 आपो, 1 बकरीनी 4 बकरी थशे, 1 झाड़ना 8 झाड़ थशे, અમે રિસોર્ટમાં રોકીશું તો આપણે ધંધો નથી કરવો, क्लिक करवानी एडवा। उससे मुझे बताया प्रोडक्ट बेच था, मैंने स्टार्ट किया। इनिशियल स्टेज मेरा बड़ा खतरनाक था, पैसे नहीं थे, मुझे काम करना था, लेकिन कहते हैं ना कि लाइफ में एक चीज़ बड़ी क्लियर होती है।